शायद ये पहली बार हो कि एक ट्रेन हाइड्रोजन की मदद से चले। ऐसा करने जा रही कंपनी कार्बन उत्सर्जन करने वाली ट्रेनें हटाकर हाइड्रोजन अपना रही है ताकि 2035 तक अपने उत्सर्जन में 30% की कटौती कर सके। इस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बिजली की लाइनें बिछाना बहुत महंगा है, इसलिए हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प है। मुश्किल ये है कि ये ईंधन डीजल से कहीं ज्यादा महंगा है, क्योंकि अभी ये शुरुआती चरण में है। गैस बनाने के लिए पानी के एटम को अक्षय ऊर्जा के जरिए तोड़ना पड़ता है। इससे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन। चिली चाहता है कि वो इसका अहम उत्पादक बने और हाइड्रोजन की लागत को लगभग $4 प्रति किलोग्राम से घटाकर $1.5 के नीचे ले आए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ऐसी ट्रेनों का चलना मुश्किल है। तो पूर्ण खनिज, ग्रीन एनर्जी, एरोस्पेस और हथियार उद्योगों के लिए जरूरी हैं। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी इनकी आपूर्ति कुछ ही देश नियंत्रित करते हैं। यूक्रेन में कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला लिथियम। पर ये यूक्रेन में कहाँ पाए जाते हैं? लिथियम के बड़े भंडार मध्य और पूर्वी यूक्रेन में पाए जा सकते हैं, जबकि पश्चिम में दुनिया का 6% ग्रेफाइट मौजूद है। बैटरी के अलावा ये न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी इस्तेमाल होता है। धरती पर मौजूद कुछ दुर्लभ तत्व भी यूक्रेन में पाए जाते हैं। आधुनिक तकनीक और उद्योगों के लिए ये जरूरी हैं। लैंथेनम और सेरियम का उपयोग टीवी और लो एनर्जी लाइटिंग में किया जाता है। नियोडिमियम मैग्नेट पवन चक्की का मुख्य घटक है। एर्बियम और इट्रियम संचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए जरूरी हैं। तो यूक्रेन का इन तत्वों का भंडार कितना बड़ा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस पर अभी पर्याप्त स्टडी नहीं की गई है। यूक्रेन में भले ही कीमती धातुएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें निकालने में बहुत खर्च आएगा और ये भी पक्का नहीं है कि उन्हें बेचकर मुनाफा होगा या नहीं, क्योंकि बाजार में उनकी कीमतें बदलती रहती हैं। कुछ फील्ड्स धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। ये इटली के नेपल्स के पास एक ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहां 30 लाख लोग खतरे के बीच रहते हैं। पर ये इतना खतरनाक क्यों है? फिलाग्रियन फील्ड्स में 24 क्रेटर और कई ज्वालामुखी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर तो भूमध्य सागर में पानी के नीचे हैं। जमीन के नीचे काल्डेरा 3 लाख लीटर से ज्यादा मैग्मा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गर्म गैसों से लबालब भरा हुआ है। इस विस्फोटक मिश्रण की वजह से क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधि होती है और एक महीने में 1100 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए जाते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है और विस्फोट होता है तो क्या होगा? अगर छोटा विस्फोट होता है तो लावा और राख पास के शहरों और नेपल्स के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाएंगे। जहरीली गैसें हवा को खराब कर देंगी। अगर विस्फोट बड़ा होगा तो नेपल्स और उसके आसपास का क्षेत्र राख के नीचे दब जाएगा और बहुत विनाश होगा। और अगर ये विस्फोट बहुत बड़ा हुआ तो एक विशाल राख का बादल निकलेगा, जिसका असर पूरी धरती के मौसम पर पड़ेगा। तुर्की में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारी इस्तांबुल के मेयर और देश के बड़े विपक्षी नेता इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इमामोग्लू को उनकी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहती है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताते हुए 19 मार्च को इमामोग्लू के घर में छापेमारी हुई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मेयर रहते हुए भ्रष्टाचार करने और घोषित आतंकी संगठन कुर्दिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने के आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए इमामोग्लू के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। 2024 में हुए निकाय चुनावों में राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की एके पार्टी को विपक्षी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे तूफानों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अगर बंकर में नहीं है तो नोआ आप पर असर डालता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा से करीब 800 कर्मचारियों को निकालने का निर्देश दिया। जलवायु और मौसम से जुड़ी खोज के मामले में ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। एनओए हर दिन दुनिया भर से लगभग 6.3 अरब डाटा पॉइंट इकट्ठा करता है। ये महासागरों, जलवायु परिस्थितियों और लुप्त प्राय प्रजातियों पर नजर रखता है और मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है। ये किसी बुरी घटना को न्योता देने जैसा या बेवकूफी से भरा फैसला है। विमानन, कृषि, मछली पकड़ने और निर्माण जैसे उद्योग मौसम के पूर्वानुमान के लिए नोआ पर निर्भर हैं। कर्मचारियों की कटौती से दुनिया भर में मौसम के पूर्वानुमान और इसके विश्लेषण में चुनौती आएगी। ऐसे तूफानों का पता लगाना बहुत मुश्किल
गर्भ निरोधक गोलियां महिला सशक्तिकरण की वजह से बनी? जी नहीं, इनका इतिहास भयानक है। हार्मोन संबंधी गर्भ निरोधकों पर 1920 के दशक से रिसर्च हो रही है। नाजी जर्मनी में डॉक्टर कंसंट्रेशन कैंप में नसबंदी कर देते थे ताकि आबादी पर लगाम लगाई जा सके। वैसे ही अमेरिका में जब महिलाएं गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने और अबॉर्शन के हक में लड़ रही थी, उस समय भी इस गोली का इंसानों पर टेस्ट नहीं हुआ था। अमेरिका ने फैसला किया कि पुएर्तो रिको में इसे टेस्ट करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि वहाँ बढ़ती आबादी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी और पहले भी नसबंदी को वहाँ बढ़ावा दिया गया था। 1960 के दशक में जब पिल को मंजूरी मिली, उसके बावजूद हर कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। केवल बच्चों वाली शादीशुदा महिलाएं ही इसे ले सकती थीं और सिर्फ आबादी नियंत्रण में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो भले ही इस गोली ने महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार दिया, लेकिन इसका इतिहास उतना भी प्रगतिशील नहीं है। गर्भ निरोधक गोलियां महिला सशक्तिकरण की वजह से बनी? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बन गई हैं कर्स्टी कोवेंट्री। 9 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ खड़ी होंगी। जिम्बाब्वे की इस खिलाड़ी ने 2004 और 2008 ओलंपिक में गोल्ड जीता था। आईओसी में वो तेजी से आगे बढ़ी। निवर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख के साथ अच्छे संबंधों की वजह से उन्हें अच्छे उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। फिलहाल उन्हें ट्रांस एथलीटों को लेकर चल रहे विवाद से निपटना होगा। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के साथ बैठकर सभी के लिए काम करने का एक सामान्य ढांचा तैयार करना चाहूंगी। कोवेंट्री को ओलंपिक में रूस के भविष्य पर भी फैसला लेना होगा। संघर्ष वाले क्षेत्र के एथलीटों के लिए बेहतर समाधान की जरूरत है। जब मैंने पदक जीते थे तब मेरा देश आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रहा था, लेकिन नेताओं और सरकारों के काम के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कोवेंट्री 2018 से जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं। उन्हें जिम्बाब्वे की सरकार के साथ काम करने की वजह से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वो आईओसी की अब तक की दूसरी सबसे युवा अध्यक्ष हैं। वो कम से कम अगले 8 सालों तक इस पद पर रहेंगी। खूबसूरत दिख रहा ये नजारा वास्तव में बेहद खतरनाक है। इस खतरनाक जलीय पौधे को जलकुंभी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ये जलापूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस रिसर्चर ने जलकुंभी को एक काम के प्रोडक्ट में बदलने का तरीका खोज लिया है। सबसे पहले हम जलकुंभी को पानी से निकालते हैं, फिर इसे काटने के बाद पीस कर गूदा निकाल लेते हैं। गूदे में नेचुरल बाइंडर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में हम कागज के फ्रेम का उपयोग करते हैं। फ्रेम को गूदे में डुबाने के बाद इसे कपड़े पर डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया काफी आसान है। तैयार कागज पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। 1 किलोग्राम जलकुंभी से 35 A4 शीट पेपर बनाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में वाटर बॉडीज को ऐसी जलीय प्रजातियों की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पौधे को कागज में बदलकर इनकी सुरक्षा की जा सकती है। इस साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाली चीजें हैं। अमेरिका 24वें नंबर पर है, उसकी अब तक की सबसे खराब रैंकिंग। ये सरप्राइज भी कि उम्मीद से दोगुने मामलों में खोए हुए पर्स लोगों को वापस मिल रहे हैं। मिल बांट कर खाने से खुशहाली बढ़ती है, लेकिन अमेरिका में अकेले खाने का चलन बहुत बढ़ा है और अब ये रहे 2025 में सबसे खुशहाल 10 देश। 10वें नंबर पर मैक्सिको, जहां घर में 4 से 5 लोग साथ रहते हैं। 9वें नंबर पर लग्जमबर्ग, काफी अमीर और समृद्ध। 8वें नंबर पर है इजराइल, सोशल कनेक्शंस में अव्वल। 7वें नंबर पर दूसरों की ईमानदारी पर यकीन रखने वाला नॉर्वे। 6ठे नंबर पर कोस्टा रिका टॉप 10 में पहली बार। सोशल सपोर्ट में भरोसा रखने वाला नीदरलैंड्स 5वें नंबर पर। 4थे नंबर पर स्वीडन, सोशल सपोर्ट में खूब आगे। 3रे नंबर पर आइसलैंड, जहां लोगों को साथ खाना अच्छा लगता है। टॉप 10 में दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और लगातार 8वें साल भी सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। कमेंट में बताइए भारत की रैंकिंग क्या रही।